अवेयरनेस अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, स्पेशली जब ये फ़ोन पे मैसेजेस चलते हैं इन अक्टूबर, तो लोगों को अवेयरनेस होती है कि हमने जाना है डॉक्टर के पास या ख़ुद चेक करना है। और ख़ुद चेकअप फ़िज़ा बहुत रिलायबल नहीं होता, बिकॉज़ एक ख़ास मेथड है चेक करने का, और जब उस तरह से आप नहीं चेक करते तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो उस गिल्टी को पिक ही नहीं कर पाते। तो या तो जो ये पब्लिक अवेयरनेस होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और वहाँ पे वे ऑफ चेकिंग बताते हैं। बट बेस्ट तरीका ये है कि आप सर्जन के पास जाएं अगर आपको कोई भी अलामत ऐसी नज़र आ रही है या आपकी फ़ैमिली में है, जो ये फैमिलीज़ में चूँकि रन करता है, और अगर आपकी फ़ैमिली में रन कर रहा है तो आपको रेगुलर चेकअप के लिए चले मैं इसको चेकअप से पहले रीजंस पे चाहूँगी ज़रा आप नज़रसानी करें कि ये क्यों होता है, ये इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो इसकी मेन एक वजह तो जैसा मैंने अभी कहा कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में रन करता है, और दूसरी लॉन्ग साइकिल्स जिनका होता है, जल्दी पीरियड शुरू हो गए और देर तक पीरियड्स चलते रहे, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो एक अगर हम कहें ना कि एक ख़ास टिपिकल ये वजह है जिसकी वजह से कैंसर हुआ, या ये वजह है छोड़ देंगे तो कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों का ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क्स हैं। मतलब वो ख़वातीन जिनको जल्दी उम्र में पीरियड्स आ जाते हैं और देर तक पीरियड्स आते रहते हैं, उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। वो ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं होते, उनमें भी कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। या जो हार्मोन ये जो बच्चे रोकने के लिए दवाइयाँ खाती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट्स जो होती हैं, उनका ताल्लुक भी कैंसर से ज़्यादा है। ये कार्सिनोजेनिक कोई जो केमिकल है वो प्रोड्यूस करता है ये जब कैंसर बॉडी के अंदर आता है? नहीं, बिल्कुल ये कार्सिनोजेनिक बिल्कुल नहीं है मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स हार्मोन होती हैं। जो हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इवन इसीलिए जो जल्दी पीरियड्स और देर तक पीरियड्स रहना भी हार्मोन्स का एक्सपोजर है। जितना हार्मोन्स का एक्सपोजर फीमेल की बॉडी को और ब्रेस्ट को होता है, उतने कैंसर बनने के रिस्क बढ़ता है। जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं, कोई ऐसे केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनके अंदर, जिनके कोई केमिकल्स वाली ऐसे प्रोडक्ट्स चीज़ें, तो इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं होती जिसकी वजह से कैंसर जनरेट होता है बॉडी में एकदम से? अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है जो प्रोसेस फूड के बारे में ये कहें कि ये रिस्क फैक्टर है। बट येस, अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इंक्लूडेड नहीं हैं आपकी डाइट में, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ कैंसर ज़्यादा हैं। बहुत शुगरी प्रोडक्ट्स हैं जिससे ओबेसिटी हो, तो ओबेसिटी का लिंक भी ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा है। जो ओबीस मोटी ख़वातीन हैं और वो ज़ाहिर है प्रोसेस फूड या शुगरी, केक, बिस्किट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अच्छा, अब हम एग्ज़ामिन की तरफ आते हैं। तो ये अभी भी रूरल एरियाज़ में और बहुत से घरों में तो ये समझ क्यों नहीं आता उनको किस तरीके से कैसे चेक करना, इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, साइंस क्या होती हैं कि किसी को पता चल सके कि ये शुरू होने लगा, क्योंकि शुरू में पकड़ कर ली हमने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। असल में इसकी जो गिल्टी होती है वो दर्द के बिना होती है। एक लंप जो बिल्कुल पेनलेस हो, जिसमें कोई दर्द ना हो, वो यूजुअली कैंसर की गिल्टी होती है। चूँकि पेशेंट को दर्द नहीं होता, और हमारे यहाँ जब तक पेशेंट को दर्द नहीं होता वो डॉक्टर को रब्ता करना समझते हैं कि शायद ये बिनाइन है, शायद इसका, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं है इसलिए मसला नहीं है। हम दर्द से पहले किसी चीज़ को मसला नहीं समझते। जो भी गिल्टी होगी आपकी छाती में, उसका एक मुआयना और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मुआयना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगे कि एक छाती दूसरी छाती से बड़ी है, यानी अगर उसमें गिल्टी बनेगी तो डेफिनेटली कोई, अगर वो गिल्टी बड़ी होती जाएगी तो साइज़ में डिफरेंस आ जाएगा, या स्किन के ऊपर छोटे छोटे जिस तरह ऑरेंज के ऊपर पिट्स बनी होती हैं उस तरह है, या निप्पल से कोई डिस्चार्ज है, या आपकी बगल में कोई गिल्टी है, तो या आपका कोई ऐसा ज़ख़म है छाती के ऊपर जो ठीक नहीं हो रहा दवाइयों से, इन सारी सूरतों में आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से करें, और डॉक्टर फिर आपको रेडियोलॉजी से भी देखेगा और सुई से टुकड़ा भी लेगा। अच्छा, ये जो गिल्ट है जिसके बारे में आप फरमा रही हैं, ये पेनलेस होगी तो ये कैंसर हो सकती है, अगर पेन वाली है तो फिर देयर इज नो साइन ऑफ कैंसर, राइट? जी, पेनफुल जो होती हैं वो लेटर स्टेज ऑफ कैंसर पेनफुल हो जाता है जब वो नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है, मगर इनिशियली इट स्टार्ट्स विद द पेनलेस गिल्टी, दर्द के बगैर गिल्टी। अच्छा, अब ये जो लेट पता चलता है औरतों को, वो किस वजह से है?
मतलब हमारे अमूमन लोगों को ही होता है ना कि लेट स्टेज, जब अगर कोई साइन पता भी चला है, जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्ड स्टेज होता है मोस्टली। व्हाई इज़ दैट? मेरा ये ख्याल है कि ख़वातीन ख़ुद को इग्नोर करती हैं, वो अगर पिक भी कर लें तो डॉक्टर के पास नहीं जाती। उससे भी दूसरी बात यह है कि डिसाइडिंग पावर जो है घर में वो 99% एक मेल काउंटर पार्ट है, वो ब्रदर है या फादर है या हस्बैंड है। सो डॉक्टर के पास लेके जाना, ट्रीटमेंट के पैसे देना, बहुत सारी ख़वातीन डिपेंडेंट होती हैं। सो ये अवेयरनेस जितनी ख़वातीन के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मर्दों के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दे आर द डिसाइडिंग पावर। और एक जो घर होता है उसका यूनिट एक खातून होती है। सो एक नेशन घरों से बनती है और घर ख़वातीन से बनते हैं। सो अगर आप अपनी ख़वातीन को चेक करा प्रोग्राम है ये आप आज ख़ास तौर पे देखें, क्योंकि हर घर की जो औरत है उसको इस बारे में अवेयरनेस अच्छी तरीके से होनी ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर फर्स्ट स्टेज में किसी को पता चलता है तो उस वक्त क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या होगा? फर्स्ट स्टेज क्योरेबल होती है और हम क्यूरेटिव इंटेंट से ही ट्रीट करते हैं। 100% क्योरेबल? 100% क्योरेबल। लॉन्ग है ट्रीटमेंट, हर कैंसर के लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, बट ये 100% क्योरेबल होता है। और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों में हम सर्जरी पहले करते हैं और फिर डिपेंड करता है कैंसर की टाइप पे कि आगे उसको हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और रेडिएशन। सो इसका जो कंप्लीट इलाज होता है वो सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी प्लस माइनस कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। ये जो ब्रेस्ट रिमूवल होता है ये किस स्टेज पे जाके होता है? ये कब फैसला किया जाता है कि ब्रेस्ट को रिमूव करना है? पूरा टाइप ऑफ कैंसर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज अब बहुत सारी ऑनकोप्लास्टिक टेक्निक्स हैं। ऑनकोप्लास्टिक टेक्निक का मतलब ये होता है कि कैंसर भी पूरी तरह निकाल दिया जाए और जो ब्रेस्ट है उसमें सिमेट्री और कॉस्मेसिस भी रहे। तो पहले वो कहते थे कि अगर छोटा कैंसर है और बड़ी ब्रेस्ट है तो निकाल दें, मगर अब इन टेक्निक की वजह से जो बड़े लम्प्स होते हैं उनको भी हम निकाल देते हैं और ब्रेस्ट प्रिजर्व की जा सकती है विद द अनदर सर्जरी एट द सेम टाइम, जिससे कॉस्मेसिस प्रिजर्व की जा सकती है फीमेल की। अच्छा, और ये जो टाइप्स आप बता रही थी ये कौन कौन से एग्जैक्टली? बेसिकली इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ नो स्पेशल टाइप है, लोबुलर कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू है, और कुछ रेयर कार्सिनोमा है जिसमें स्पिंडल सेल है, साइनोवियल सेल है। सो जो मेन हमारे यहाँ कॉमन है वो इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ नो स्पेशल टाइप सबसे ज़्यादा कॉमन आता है। अच्छा, कहा जाता है जैसे एक पेपर है उसको आप आग लगा दें, ठीक है, वो आग लगाने के बाद पेपर जिस तरह से आग पकड़ता है और फैल रहा होता है ऐसे ऐसे ऐसे, कैंसर इस तरह से आपकी बॉडी में फैलता है। तो कैंसर को जब आप ट्रीट करते हैं तो वो सिर्फ वहीं पर रुक जाता है, मगर कैंसर तो होता है, वो बाकी चीज़ों को जो ख़राब कर चुका है, जिन ऑर्गन्स को, तो वो डैमेज कर देता है। वो वापस तो ठीक नहीं होते होंगे ना, वो चीज़ें वापस तो नहीं होती हैं, मगर सिर्फ उसका रोकथाम हो जाता है वहाँ तक। जो अब नई ड्रग्स हैं ना कीमोथेरेपी की, उनमें बहुत सारी कीमोथेरेपी ऐसी हैं जो ब्लड के अंदर जो कैंसर के ज़रात हैं उनको ख़त्म कर देता है। यस, अगर फैला हुआ है लंग्स में या लिवर में तो इसको हम सिस्टेमिक डिज़ीज़ लेबल कर देते हैं। जब हम इसको सिस्टेमिक डिज़ीज़ कहते हैं तो ये क्योरेबल नहीं रहता। फिर हम सिर्फ पेलिएशन के लिए कि पेशेंट की मिजरी कम हो जाए, उसके सिम्टम्स के हिसाब से हम उसको मेडिसिन्स दे सकते हैं, मगर यस जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है तब पॉसिबल नहीं होता कि इसको क्योर किया जा सके। बट जब ये माइक्रोमेट्स होते हैं, यानी जब ब्लड में होता है, तो कीमोथेरेपी देने का मेन पर्पस भी उन छोटे ज़रात को ख़त्म करना होता है जो कि खून में शामिल हुए हुए होते हैं। अच्छा, और जो थर्ड स्टेज होता है वो? थर्ड स्टेज में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और उसको हम छोटा करके स्टेज कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम ट्रीट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये पेशेंट की विश होती है कि हमारी पहले सर्जरी कर दी जाए, मगर बेहतर ये होता है कि थर्ड स्टेज में आप पहले कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी दे के उसको छोटा कर लें और फिर उसको ऑपरेट कर दें। उससे उसके सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आजकल सुनने में आ रहा है कि कुछ मशीन्स ऐसी आ गई हैं जो कि फर्स्ट या सेकंड स्टेज का जो कैंसर होता है ब्रेस्ट का स्पेशली, उसको वहीं
किसी बगैर सर्जरी के वहीं पे ख़त्म कर देती है बिल्कुल, इज़ दैट ट्रू? जी, मशीन्स आई हैं मगर वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है अभी तक। जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं वो NCCN गाइडलाइंस हैं या एस्मो की गाइडलाइंस हैं, यानी यूरोप और अमेरिका की गाइडलाइंस हैं। सो हम उन गाइडलाइंस के हिसाब से जब ट्रीट करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में जो लोकल है, ब्रेस्ट के छोटे हों कैंसर, तो उनमें उन मशीन का कोई ख़ास रोल नहीं है। येस, लिवर में अगर कोई छोटा कैंसर है, यानी ब्रेस्ट कैंसर लिवर में फैल गया हुआ है, तो लिवर के अंदर छोटे कैंसर को एब्लेट किया जा सकता है, मगर उसका भी अभी NCCN गाइडलाइन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ये समझा जाता है कि ये सिस्टमिक डिजीज़ है। जब ये फैल जाता है तो आप इसके मेट्स को, यानी जो जहाँ पे ये फैला हुआ है, वो अगर लिवर है, लंग है, उसको अब्लेट करने से पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ती।